दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसका नाम अब्दुल करीम तेलगी था, जो रेलवे स्टेशन पर फल बेचा करता था। जी हाँ, ये वही फल बेचने वाला लड़का था कि जिसने 22,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला कर दिया। हमने अब तक कई घोटालों के बारे में सुना है, लेकिन आज हम जिस घोटाले की कहानी और इस पूरे घोटाले के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था उसकी कहानी बताएंगे, तो आप शायद इस घोटाले के बारे में जानकर चौंक जाओगे। क्योंकि ये घोटाला 1,000-2,000 करोड़ का नहीं था, बल्कि हमारे आज़ाद भारत का तब तक का सबसे बड़ा घोटाला था। और इस घोटाले को एक ऐसे मामूली से दिखने वाले व्यक्ति ने अंजाम दिया था, जो कभी रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाकर फल सब्जियां बेचा करता था। और इसके द्वारा किया गया ये घोटाला था स्टैम्प पेपर घोटाला। और इस घोटाले का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। दोस्तों, आप इस कहानी को जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि महा घोटाले की इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बाद में सरकार ने इस स्टाम्प पेपर के महा घोटाले को कानूनी मान्यता भी दे दी। आखिर वो कैसे? चलिए जानेंगे आज सब कुछ इस वीडियो में। मेरा नाम है अफजल और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम टीवी। आज मैं आपको अब्दुल करीम तेलगी के द्वारा किए गए स्टैम्प पेपर के महा घोटाले की कहानी सुनाऊंगा और इस घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी की पूरी कहानी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, कर्नाटक के बेलगांव शहर के खानपुर में मध्यम वर्गीय परिवार में 29 जुलाई 1961 में एक रेलवे कर्मचारी के घर अब्दुल करीम तेलगी का जन्म हुआ। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। इस वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और ऐसा ही कुछ अब्दुल करीम तेलगी के साथ भी हुआ और वक्त ने करवट बदली और सब कुछ बदल गया। और बीमारी की वजह से अब्दुल करीम तेलगी के पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब तेलगी की उम्र सिर्फ 7 से 8 साल की थी। इसके बाद परिवार की हालत इतनी बद से बदतर हुई कि तेलगी का पूरा परिवार रेलवे स्टेशन पर ठेला लगाकर मूंगफली, सब्जियां और फल बेचने को मजबूर हो गया। अपने परिवार की बहुत ही ज्यादा बिगड़ती हालत को देखते हुए अब्दुल करीम तेलगी भी अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने परिवार के काम में हाथ बटाने लगा। और इसने बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 7 से 8 साल की उम्र में ही फलों का एक ठेला रेलवे स्टेशन पर लगाना शुरू कर दिया। अब्दुल करीम तेलगी के परिवार की आर्थिक स्थिति उसके पिताजी के गुजरने के बाद बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी थी। इसलिए दिन भर फल बेचने के बावजूद उसका पूरा परिवार सिर्फ अपने पेट भरने लायक ही पैसा जमा कर पाता था। इसकी ये वजह भी बताई जाती है कि जिस रेलवे स्टेशन पर अब्दुल करीम तेलगी का परिवार फल फ्रूट बेचा करता था, वहाँ बहुत कम ट्रेन रुका करती थी। तकरीबन पूरे दिन में केवल 11 से 12 ट्रेन ही उस रेलवे स्टेशन पर रुका करती थी। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी के परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी को पढ़ने का बहुत शौक था। इसलिए उसने खानपुर के एक अच्छे से सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन ले लिया और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करने लगा। वो अपनी पढ़ाई और स्कूल की फीस चुकाने के लिए दिन भर फल बेचा करता था और फीस को जमा करता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, इसकी पढ़ाई भी आगे बढ़ती गई और इसने B.Com तक की पढ़ाई पूरी कर ली और अपनी B.Com की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये छोटी मोटी कंपनियों में काम भी करने लगा। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता था और वो बहुत कम समय में खूब सारा पैसा कमाना चाहता था। यही वजह थी कि इसने कई छोटी मोटी कंपनियों में जॉब भी पकड़ी, लेकिन रिजाइन भी कर दिया। और कई बार तो कई छोटी मोटी कंपनी वालों ने उसे टारगेट अचीव ना करने के वजह से और काम की लापरवाही के कारण भी उसे काम पर से अपनी कंपनी में से जॉब से
निकाल दिया। लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के इरादे से अपनी ज़िंदगी में आए इतने उतार चढ़ाव देखने के बावजूद वो मुंबई आ गया, लेकिन उसे विदेश जाने का ख्याल आया। यह ख्याल उसे इसलिए भी आया क्योंकि अब्दुल करीम तेलगी के आसपास के कई लड़के ऐसे थे जो भारत से बाहर जाकर दूसरे देश सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे, और भारत से बाहर सऊदी अरब जैसे देशों में जाकर वो भारत के मुकाबले अच्छा पैसा कमा रहे थे। इसी वजह के कारण वो अपने आसपास के लोगों को देखकर भारत छोड़कर सऊदी अरब नौकरी करने चला गया। वहाँ उसने तकरीबन 7 साल तक काम किया और अपने लिए अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। लेकिन इसी बीच उसने वहाँ रहते हुए ये महसूस किया कि हमारे देश भारत में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खाड़ी देश में आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पेपर में खामी होने की वजह से वो खाड़ी देश नहीं आ पाते हैं, या फिर उन्हें पासपोर्ट बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है और उनका पासपोर्ट ही नहीं बन पाता है। इसी बीच वो सऊदी अरब से वापस भारत आता है। वो सबसे पहले कर्नाटक से होकर मुंबई आता है और फिर वो मुंबई में अपनी खुद की एक कंपनी शुरू करता है, और वो इस कंपनी के माध्यम से जाली यानी कि फर्जी पासपोर्ट बनाकर लोगों को विदेश भेजने का धंधा करने लग जाता है, और अपनी इस कंपनी को वो अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स का नाम देता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि लंबे समय तक वो फर्जी पासपोर्ट का धंधा करता रहा, लेकिन अपने शातिर दिमाग के कारण वो पकड़ में नहीं आया। इस वजह से इसका फर्जी पासपोर्ट बनाने का बिजनेस खूब बढ़ता चला गया, और पकड़े ना जाने की डर से उसकी हिम्मत और बढ़ी, और वो फर्जी पासपोर्ट से बढ़कर अब लोगों को फर्जी वीज़ा और फर्जी इमिग्रेशन सर्टिफिकेट भी बेचने लगा। कहा तो ये भी जाता है कि पूरे भारत में जिसका पासपोर्ट कहीं नहीं बनता था, उसका पासपोर्ट बस चंद घंटों में अब्दुल करीम तेलगी के ऑफिस में बनकर तैयार हो जाता था। और कमाल की बात तो ये होती थी कि अब्दुल करीम तेलगी के ऑफिस में बनाए गए उस पासपोर्ट पर लोग बड़ी ही आसानी के साथ भारत से बाहर चले भी जाते थे। लेकिन इसी बीच जब तेलगी का ये फर्जी पासपोर्ट बनाने का बिजनेस काफ़ी फल फूल रहा था, तभी किसी शख्स ने अब्दुल करीम तेलगी के फर्जी पासपोर्ट बनाने की खबर सरकारी एजेंसियों को दे दी, और इस खबर के बाद आखिरकार अब्दुल करीम तेलगी को साल 1991 में पहली बार फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हमने अक्सर देखा है कि जेल जाने के बाद अक्सर लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा हुआ और अब्दुल करीम तेलगी को जेल में करोड़ों रुपये कमाने का आइडिया मिल गया। दरअसल जेल में उसकी मुलाकात कलकत्ता के रहने वाले राम रतन सोनी से हुई, और राम रतन सोनी कलकत्ता में स्टैम्प पेपर का बिजनेस किया करता था। जेल में रहते हुए अब्दुल करीम तेलगी और राम रत्न सोनी के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती बढ़ी, और दोनों अपने भविष्य के बारे में प्लानिंग करने लगे। और इसी दौरान राम रत्न सोनी ने ही उसे सबसे पहले स्टैम्प पेपर से जुड़े फर्जीवाड़े के बारे में समझाया। साथ ही राम रतन सोनी ने अब्दुल करीम तेलगी से कहा कि अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो फर्जी पासपोर्ट बनाने का धंधा छोड़ो और स्टैम्प पेपर से जुड़ा बिजनेस करो। इसमें ना तो कोई मारकाट है और ना ही कोई खून खराबा है, फिर भी इसमें बेतहाशा पैसा है। अब्दुल करीम तेलगी ने जब ये आइडिया सुना तो उसे राम रत्न सोनी का ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और वो जैसे ही फर्जी पासपोर्ट बनाने के जुर्म में मिली सज़ा को पूरी करने के बाद जेल से बाहर आया तो उसने बिना किसी चीज़ की देरी किए स्टैम्प पेपर के धंधे में उतरने की तैयारी कर ली। अब्दुल करीम तेलगी फर्जी पासपोर्ट बनाने की सज़ा काटने के बाद जेल से बाहर आकर जेल में उसके दोस्त बने राम रत्न सोनी के लिए कुछ ही समय तक काम करता है, और उसे जेल में अपने दोस्त रहे राम रत्न सोनी का एड स्टैम्प्स और नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर बेचना होता था, और इसके बदले राम रत्न सोनी उसे काफ़ी अच्छा खासा कमीशन दे देता था, और उसकी कमाई पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो रही थी। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी इतने में कहाँ रुकने वाला था और उसका मन कहाँ मानने वाला था। वो तो कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा बड़ा करना चाहता था कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। इसलिए सबसे पहले वो इस चीज़ की अच्छे से रिसर्च करता है कि स्टैम्प पेपर क्या है और इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और इसमें धोखाधड़ी या जालसाजी की क्या गुंजाइश है। सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद, बारीकियों को समझने के बाद अब्दुल करीम तेलगी सबसे पहले स्टैम्प पेपर बेचने का सरकारी लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। अब्दुल करीम तेलगी इतना शातिर दिमाग का था, उसने
ऐसा इसलिए किया था ताकि आगे जो वो करे उस पर किसी को कभी भी शक ना हो। अब अब्दुल करीम तेलगी को उसके बनाए प्लान के मुताबिक स्टाम्प पेपर छापने के लिए उसे सबसे पहले उस मशीन की ज़रूरत थी जिसकी मदद से वो स्टैम्प पेपर छाप सके। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी के लिए बाहर से उस मशीन को खरीद कर इस्तेमाल करना बिल्कुल असंभव था। इसलिए उसने मशीन को पाने के लिए फिर से अपना शातिर दिमाग लगाया और अब्दुल करीम तेलगी ने उसके द्वारा की गई रिसर्च के दौरान पाया कि भारत में जहां भारत सरकार की स्टैम्प पेपर प्रिंट करने की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जब जब स्टैम्प पेपर छापने की मशीन ख़राब हो जाती है तो उसे नीलामी में नीलाम कर दिया जाता है। अब इसी बीच और जानकारियां इकट्ठा करने के लिए अब्दुल करीम तेलगी सीधे इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जाता है, जहां से वो इस मशीन के बारे में और ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा करता है कि इन मशीनों की नीलामी कब होती है और कैसे इन मशीनों को आसानी से खरीदा जा सकता है और नीलामी में मशीन खरीदने की प्रोसेस क्या है। वो अपनी सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेता है और उसके कुछ दिनों बाद जब कुछ दिनों में ख़राब हो चुके स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग मशीन की नीलामी के दरमियान नीलाम होती है, तभी अब्दुल करीम तेलगी बहुत ही ज़्यादा ऊंची कीमत देकर वो मशीन नीलामी में से ख़रीद लेता है। दोस्तों, अमूमन ज़्यादातर मशीन ख़रीदने वाले लोग इसे रद्दी में फेंक देते हैं, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी अपना शातिर दिमाग लगाते हुए उस मशीन को संभाल कर रखता है और उस मशीन को कुछ एक्सपर्ट की मदद से लेकर सीक्रेट तरीके से ठीक करवा लेता है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद वो अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक स्टैम्प पेपर प्रिंट करने के लिए ज़रूरी कागजात, इंक और दूसरे मटेरियल का भी जुगाड़ कर लेता है। कहा तो ये भी जाता है कि अब्दुल करीम तेलगी को ये सब चीज़ें हासिल करने में उस फैक्ट्री में काम करने वाले किसी अधिकारी ने ही मदद की थी और इसके बदले में अब्दुल करीम तेलगी ने उसे बहुत मोटी रकम दी थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका अब्दुल करीम तेलगी को इंतजार था। अब अब्दुल करीम तेलगी को उस मशीन के बारे में सारी जानकारियाँ थी, इसलिए उसने धीरे धीरे करके बड़ी मात्रा में अपनी सीक्रेट यानी कि गुप्त फैक्ट्री में स्टैम्प पेपर छापना शुरू कर दिया और इसके बाद वो कभी रुका नहीं और इसका सफ़र चल गया। अब्दुल करीम तेलगी ने अपने बनाए हुए नकली स्टैम्प पेपर को असली स्टैम्प पेपर के साथ मिलाकर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसका ये नकली स्टैम्प पेपर बनाकर बेचने का बिजनेस बढ़ते चला गया और अपने इस बढ़ते हुए बिजनेस को देखते हुए उसने अपने इस काम के लिए काफ़ी सारे नए लोगों को जॉब पर भी रख लिया और अब सब कुछ उसके बनाए प्लान के मुताबिक चल रहा था और वो अपने इस काम में इतना आगे निकल चुका था कि वो नकली स्टैम्प पेपर की सप्लाई को पूरे देश में करने लगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस काम के लिए अब्दुल करीम तेलगी ने देश भर से पढ़े लिखे लगभग 350 MBA के छात्रों को नौकरी पर रखा था और उन सभी MBA छात्रों को अब्दुल करीम तेलगी ने बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस से लेकर हर सरकारी दफ्तर में जाकर अब्दुल करीम तेलगी से ही स्टैम्प पेपर खरीदने की सेटिंग करने का काम दिया था। आपको बताते चले कि अब्दुल करीम तेलगी जो स्टैम्प पेपर अपनी फैक्ट्री में नकली तरीके से बनाता था वो कहीं भी देखने में नकली स्टैम्प पेपर जैसा बिल्कुल नहीं लगता था और साथ ही अब्दुल करीम तेलगी अपने ग्राहकों को उस नकली स्टैम्प पेपर को बहुत ही किफ़ायती दाम में बेचा करता था। उसकी इसी वजह से उसके धीरे धीरे इस नकली स्टैम्प पेपर के काफ़ी सारे ग्राहक बढ़ते चले गए और उसके द्वारा बिछाया जाल ऐसा था कि अब्दुल करीम तेलगी साल 1992 के बाद से लेकर अगले 7 सालों तक यानी कि साल 1998 तक भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले तमाम स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग प्रेस से जितनी भी स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग प्रेस मशीन वृद्धि के भाव बिकने को नीलामी में आती थी, उन्हें अब्दुल करीम तेलगी अपने शातिर दिमाग और अपनी पैसों के दम पर बेहद ऊंचे दाम देकर खरीद लेता और फिर इन मशीनों को फिर से ठीक करवाकर गुप्त तरीके से फर्जी स्टैम्प पेपर प्रिंट करता था। कहा तो ये भी जाता है कि अब्दुल करीम तेलगी का फर्जी स्टैम्प पेपर का ये बिजनेस इतनी तेज़ी से आगे बढ़ गया था कि इसने अपने पैसों के बल पर भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली तमाम सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के बड़े बड़े आला अधिकारियों को खरीद लिया था और उन्हीं अधिकारियों की मदद से वो फैक्ट्री की अच्छी मशीनों को भी ख़राब घोषित करवा कर नीलामी में ले आता था और फिर उसे खुद ही बेहद ऊंचे दाम लगाकर खरीद लेता था। अब्दुल करीम तेलगी का फर्जी स्टैम्प पेपर का बिजनेस धीरे धीरे
इतने बड़े स्तर पर बढ़ गया था कि हिंदुस्तान के छोटे बड़े राज्य मिलाकर लगभग 25 राज्यों में अब्दुल करीम तेलगी के द्वारा बनाया गया फर्जी स्टैम्प पेपर पहुंचने लगा और लगभग 70 से ज्यादा शहरों में कोर्ट कचहरी से लेकर हर सरकारी दफ्तर में होने वाले तमाम काम बस इसी अब्दुल करीम तेलगी के फर्जी स्टैम्प पेपर पर होने लगे। और ये काम इतनी प्लानिंग से होने लगे कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। और धीरे धीरे 5 साल के अंदर ही अब्दुल करीम तेलगी के पास इतना बेतहाशा पैसा हो गया कि उसने स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग प्रेस के अधिकारियों को घूस देना बंद कर दिया और इसकी जगह वो अब उन तमाम अधिकारियों को हर महीने एक मोटी तनख्वाह देता था। और अब्दुल करीम तेलगी से मिलने वाली उस तनख्वाह के बदले में उन अधिकारियों को सिर्फ हर जगह अब्दुल करीम तेलगी का ये फर्जी स्टैम्प पेपर पहुंचा देना होता था। मतलब अधिकारियों को सिर्फ अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे मिलते थे। अब्दुल करीम तेलगी इतना शातिर दिमाग का था कि उसने अपने पैसों के बल पर साजिश के तहत लगभग पूरे भारत से असली सरकारी स्टैम्प पेपर को भी गुप्त तरीके से गायब करवाना शुरू कर दिया था। दोस्तों, असली स्टैम्प पेपर गायब करवाने के पीछे उसका ये लॉजिक था कि जब पूरे भारत भर में मार्केट में स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज होगी तो उसका छापा हुआ फर्जी स्टैम्प पेपर अपने आप हद से ज़्यादा बिकेगा। दोस्तों, अब्दुल करीम तेलगी का ये आइडिया काफ़ी काम करने लग गया और धीरे धीरे पूरे मार्केट में स्टैम्प पेपर की भारी शॉर्टेज होने लगी और इसका बहुत जमकर फायदा अब्दुल करीम तेलगी ने उठाया और लगभग पूरे भारत में इसने अपने फर्जी स्टैम्प पेपर के कारोबार का कब्जा जमा लिया। अब्दुल करीम तेलगी की पहुंच इतनी दूर और ऊपर तक हो गई थी कि उसने भारत सरकार द्वारा प्रिंट किए जाने वाले सरकारी स्टैम्प पेपर की मार्केट में शॉर्टेज करवाने के लिए साजिश रची थी और उसकी साजिश के तहत वो उन तमाम अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी स्टैम्प पेपर की डिलीवरी जानबूझकर ऐसी जगह पर करवा देता था जहां कोई सरकारी दफ्तर नहीं होता था, बल्कि वहां सिर्फ और सिर्फ तेलगी के आदमी होते थे तो कहीं गुमनाम वीरानियां होती थी और उन जगहों पर यह असली सरकारी स्टैम्प पेपर कई महीनों तक यूं ही पड़े हुए रहते थे। दोस्तों, इस तरह मार्केट से सरकारी स्टाम्प पेपर की शॉर्टेज होती चली गई और करीम तेलगी का बिजनेस दिन रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगा। लेकिन कहते हैं ना, हर बुराई का अंत होना ही है। ऐसे ही करीम तेलगी के साथ भी हुआ। साल 1992 में इसने नकली स्टैम्प पेपर का बिजनेस शुरू किया था। धीरे धीरे इस बात की खबर सरकारी एजेंसियों को भी लगने लगी थी, लेकिन इसके पास इतना पैसा हो गया था कि इसने पैसे से ही हर किसी का मुंह बंद कर दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद अब्दुल करीम तेलगी पर भारत के अलग अलग हिस्सों में साल 1992 से लेकर साल 2000 तक लगभग 25 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो गए थे। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी इतना पावरफुल हो चुका था और उसका रसूख इतना ज़्यादा था कि वो हमेशा आला अधिकारियों की मदद से गिरफ्तारी से बचता रहा। और अब्दुल करीम तेलगी को, जो लगभग 8 सालों तक फर्जी स्टैम्प पेपर बनाता रहा और बेचता रहा, और उसने फर्जी स्टैम्प पेपर बेचकर अकूत संपत्ति भी बनाई, लेकिन यही अब्दुल करीम तेलगी आखिरकार नवंबर 2001 में पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। दोस्तों, आखिर इतना शातिर दिमाग और आला अधिकारियों की मदद से हर वक्त गिरफ्तारी से बचने वाला अब्दुल करीम तेलगी पुलिस की गिरफ्त में कैसे आ गया, और क्या इस पूरे स्टैम्प पेपर के फर्जीवाड़े में वो अकेला शामिल था या उसकी कोई मदद कर रहा था? इन सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में मिलेगा। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी इस वीडियो के दूसरे भाग में। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।